हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन बाय इन्फिनी डेटा एकेडमी फॉर एसक्यूएल। सो आज हमारा डे 8 है एसक्यूएल क्लासेस का। एंड अगर हम लास्ट 7 क्लासेस में देखें वी हैव कवर्ड अ लॉट। वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ द एसक्यूएल कि एसक्यूएल क्या है, क्यों हम यूज करते हैं एंड हाउ इज इट यूज्ड। एंड देन वी मूव टू डू यूजिंग CRUD ऑपरेशन, देन बेसिक्स सिंटैक्स ऑपरेशन, जैसे कैसे भी क्वेरी कैसे बिल्ड करते हैं हम एसक्यूएल में। एंड देन वी डिड दी एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरीज, उसके बाद विंडो क्वेरीज, देन सीटीई एंड ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन एंड लॉट मोर ऑफ दिस। सो आई होप लास्ट 7 क्लासेस में यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट एसक्यूएल एंड आपने अपना प्रैक्टिस भी अप टू डेट रखा है एंड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग the queries side by side with our classes. So आज जो class है, this is going to be around transaction properties and also about the database में normalization. So if those two words आपको अगर अभी फॉरेन लग रहे हैं, don't worry, जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे they will become more familiar to you. And then let's start with the transaction properties SQL में. So basically everything that we discussed today is going to be more towards a theory part. So get your pen and paper out and let's start with our discussion. So just for reference, आपकी ease के लिए we will keep this open, this workbench. इसमें हम जो employee data set use कर रहे थे that thing, so that it's easier to connect the dots जो हम discuss कर रहे हैं theory में. But overall, just to be clear, it is going to be a purely theoretical class for today, right? So let's start with our first topic, that is about our transactions. So transactions अगर मैं कहूँ तो transaction are basically set of logically related operation. अगर हम इसकी to the point इसकी definition देखें तो so it is a set of logically related operation जिसमें हम like we want to, we have some state like state A and state A से हम स्टेट बी पे पहुंचना चाहते हैं, नॉट एग्जैक्टली फिजिकली ट्रेवल करके, बट अभी हमारा एप्लीकेशन किसी एक स्टेट में है, उससे हम स्टेट बी में पहुंचना चाहते हैं। एंड तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर सर्टन लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन, एंड फॉर दैट यू मे नीड टू मेक द चेंजेस इनटू आवर डेटाबेस सो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, राइट? सबसे इसका बेसिक एग्जांपल अगर देखें कि आपको अपने फ्रेंड को और अपने फैमिली मेंबर को मनी भेजना है फ्रॉम योर अकाउंट टू दैट पर्सनस अकाउंट। सो इसके लिए देयर आर गोइंग टू बी वेरियस स्टेप्स। लाइक सबसे पहले लेट्स से यू वांट, जैसे देयर इज सम एपीआई एट द बैक एंड सेंड मनी। सो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले इट इज यू गोइंग टू चेक द करंट बैलेंस ऑफ योर अकाउंट। लेट्स से आपने कमांड डाली टू transfer this much amount of money from your balance other to the other person's account. So सबसे पहले what that transaction step is going to be, it is going to check आपके account का current balance, and obviously it's going to check जो भी आपका balance है whether it has that much amount of money जितना आप transfer कर रहे हैं। let's say आपके पास account में 10,000 है and you want to send 12,000, so of course that is not possible. So current balance check करेगा and then it is going to deduct or like deduct that amount from your account, right? उसके बाद it is going to store that amount. Let's say आपकी this information, let this rupees 12,000 has been deducted from your account, that sort of thing. उसके बाद it is going to get the balance जिसमें आप जो दी रिसीवर है उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू गेट, and then add this amount to that person's account information, right? And then store करेगा उसका updated जो balance है in the database या फिर जहाँ database में जैसे आपका account का balance store है, so database में it is going to update कि the current account balance of the receiver as well as sender, these two uh, so two accounts records will be updated for this. So ये जो पूरा प्रोसेस रहा फ्रॉम सेंडिंग मनी टू ए टू बी, दिस एंटायर प्रोसेस इज अ ट्रांजैक्शन, राइट? सेम वे अगर जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा सेट यूज किया था, सो एम्प्लॉय में लेट से मेरे को एक सैलरी एक पर्सन की इंक्रीज करनी है, राइट? फ्रॉम लेट से फ्रॉम 60K टू 70K हमारे इंक्रीमेंट के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक द करंट सैलरी ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद अगर हम सैलरी टेबल में देखें, यू विल सी द सैलरी टेबल
Let me just open up the salary table. So एक एम्प्लॉय की सैलरी है जो इंक्रीज होने वाली है, एंड फॉर दैट सो इट्स फर्स्टली वी आर गोइंग टू चेक द करंट सैलरी ऑफ दैट. Oh, sorry, we have to use the employee data set first. Yes. ओके, सो एज यू कैन सी इसमें हमारी सैलरी क्या है, दिस इज माई एम्प्लॉय नंबर, सैलरी फ्रॉम एंड टू डेट. सो अगर आपको किसी की सैलरी अपडेट करनी है, लेट्स से मेरे को वन दिस एम्प्लॉय 1001 जो है 10,001, ये वाली सैलरी अपडेट करनी है. सो फ्रॉम 2004 टू द एंड, लास्ट सैलरी इज अराउंड 80-90 के, राइट. मेरे को इसको 100 के करना है. सो व्हाट आई विल डू इज द प्रेजेंट डे, दैट इज 2024. आई विल जस्ट से ये जो टू डेट है, दिस टू डेट पहले हमें अपडेट करनी होगी टू 2024, जो भी हमारी डेट है, करंट डेट. दिस इज द डेट, इसकी एम्प्लॉय की सैलरी इज अराउंड 90 के. एंड देन we will have to insert another record over here. So basically यहाँ पे एक extra record जो है वो हमें insert करना होगा with the employee name, जो भी updated salary है, let's say 100 के और 200 के, right. This was a long due salary raise, so 200 के, and then from date will be 2024, basically जो भी last salary रही, सैलरी डेट टू डेट रही लास्ट सैलरी की, उसके प्लस इट कैन बी प्लस 1 डे ऑफ दैट, वो आपका फ्रॉम डेट में रहेगा. एंड देन टू डेट में वी आर अगेन गोइंग टू इंसर्ट दिस थिंग, दैट इज योर 9999 टिल द एंड. सो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, दिस इज दिस एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक अ सिंगल ट्रांजेक्शन. एंड ट्रांजेक्शन की खास बात क्या है इन द एसक्यूएल, अगर कोई भी हमारा सेट अगर ट्रांजेक्शन हैपन हो रहा है, लेट्स से बीच में कहीं पे भी वो फेल हो जाता है, कोई भी स्टेप, लेट्स से हमारे ट्रांजैक्शन में देयर आर 4 स्टेप्स. सो 4 स्टेप्स में से एक भी स्टेप अगर आपका फेल हो जाता है, लेट्स से लास्ट जो इंसर्ट करनी थी सैलरी रिकॉर्ड, वो स्टेप ही फेल हो रहा है, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू बी रोल बैक. जो एंटायर ट्रांजेक्शन है वो हम रोल बैक कर देंगे. रोल बैक एज इन जो भी जितने भी स्टेप्स अभी तक हुए थे, लेट्स से फोर्थ स्टेप फेल हुआ, तो फर्स्ट के जो 3 स्टेप है दैट विल बेसिकली बी डन अनडू, लाइक जैसे हम सिस्टम में अनडू करते हैं टू रिमूव द जो भी हमने लास्ट स्टेप किया है, सेम वे वो लास्ट के 3 स्टेप जो है वो अनडू हो जाएंगे, एंड देन द एंटायर ट्रांजेक्शन विल फेल. सो दिस इज योर रोल बैक. एंड लेट्स से अगर आपका एंटायर ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया, ऑल 4 स्टेप्स हैज बीन completed successfully, then we will commit those steps to our database. So commit basically like your entire transaction is successful, जो भी आपने updates किए थे those updates have been successfully added to our database, so that is your commit. So these are the two uh, main things about the transaction, that is commit and rollback. And transaction में basically दो main operations होते हैं, that is your read and write. Okay, there is read and write basic operation होता है, and then based upon that कि आपका transaction successful रहा, your final data is either committed or rolled back, right. I hope that makes sense to you. So let's move to next thing about the transaction, that is your asset property. So जो भी हमारा डेटाबेस है, लाइक वी नीड टू हैंडल कॉन्करेंसी इशू. लेट्स से आपका यू आर सेंडिंग मनी फ्रॉम नो अकाउंट वन टू अकाउंट बी, अगर कहीं पे भी बीच में एरर आता है तो ऑब्वियसली इट विल गेट रोल्ड बैक, एग्जैक्टली बिकॉज यू डू नॉट वांट कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए एंड एंड यूजर को मिले भी नहीं, एंड दैट मनी इज नो वेयर इन द सिस्टम. सो यू डू नॉट वांट दैट, सो एंटायर अमाउंट जो है वो रोल बैक हो जाएगा, एंड इट यू विल get your money back in the sender's account, right. And so but ऐसा हो सकता है, लेट्स से सेम अकाउंट में, सेम रिसीवर के अकाउंट में देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैपनिंग, लेट्स से इट्स अ स्कूल अकाउंट और इट्स अ कंपनी अकाउंट. सो उस केस में देयर आर पेमेंट्स कमिंग फ्रॉम मल्टीपल पीपल, एंड सो यू वांट टू मेक श्योर दैट जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट गेटिंग paused or rolled back in the middle of the transaction, or you want to make sure कि जो multiple payments आपको receive हो रही है, all those payments are received in the correct in the
correct form in the final data. So वो सब ensure करने के लिए we have certain properties, that is ACID properties, to handle the concurrency issue in our transaction. So what are those ACID properties? Let's discuss those. All right, the ACID properties जो mention किया, what exactly are these? So this ACID is basically a short form for the four properties, and ये four properties हमारी क्या है? These are the, like, as you can see, A is for atomicity, then consistency, isolation and durability. So atomicity क्या होता है? Atomicity is basically जो भी आपके data present है, that has to be in the basic form. Like basic cannot be further broken down, it should be a single unit of data. As you can see here, जो हमारा employee number है, salary number है, these are not like कि हमने we have concatenated several values और उसके बाद we are putting it over here. So atomicity is basically the this data जो भी हमारे column में present है, record में present है, that should be a very single unit, right? So and it also implies जो भी हमारे data में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आइदर एवरीथिंग शुड हैपन और नथिंग शुड हैपन. सो ट्रांजेक्शन जो है, इट जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन, जैसे 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, दैट कंप्लीट ट्रांजेक्शन शुड appear as if they are a single step, right? And then we have consistency. Consistency is basically कि transaction से before and after the transaction the data should be consistent. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि before the data they like you had certain amount of money in your account and after transaction जो है अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया एंड रिसीवर को रिसीव भी नहीं हुआ है, लाइक सो ओ सो द जो भी ट्रांजैक्शन में हमारे स्टेप्स हुए हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड. तो जो भी हमारा डेटाबेस है, दैट शुड नेवर बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, बिकॉज जो भी आपका ट्रांजैक्शन है मिडवे फेल हो गया है. इट इट विल हैपन आइदर कंप्लीटली एंड देन कमिट, और अगर मिडवे में कहीं रुक गया, इट विल बी रोल बैक एंड जो भी बिफोर कंडीशन थी उसमें आ जाना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो जस्ट टू नोट दैट कि इन बिटवीन जब आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, लाइक at that point of time your database can be inconsistent, but before and after period में, so that there should be no inconsistency present in data, because within the जब transaction हो रहा है, that is your temporary state जो आपके database की है, but after transaction you it should make sure that जो भी आपका expected result है, that should be there. And then we have the isolation. So isolation is what, जो भी आपके सिस्टम में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, it should not affect another transaction. So let's say I am sending payment to one person, and उसके बाद एकदम मेरे को like I need to send it some payment to another person, like I need to send payment to two people. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि when I send it payment, जो A की पेमेंट B को चली गई, B की पेमेंट A को चली गई, like so every transaction should be isolated into its own uh, system, right? So there should be no like mix and match kind of thing. Obviously नहीं होना चाहिए. We do not want that to happen. और so जो भी transaction है, it should be independent of all the other transaction. So अगर मैंने एक रिकॉर्ड लाइक आई हैव टू गिव, अगर हम एम्प्लॉय डेटा सेट का ही एग्जांपल ले, सो आई हैव टू इंक्रीज द सैलरी फॉर लेट्स से 10 एम्प्लॉयज. सो 10 मैंने एक कमांड में आई एम डूइंग ऑल दिस अपडेट्स. सो those updates should all happening be like separately independent, so that they do not affect the other people as update. like, ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने 10,000 एम्प्लॉय को हाइक दिया है, दैट इज नो बाय चांस वो किसी और एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली देन द it will be inconsistent. So isolation level is required to maintain the consistency of the system. Then last one is we have is durability. Durability is जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, वो अगर एंड हो गया है, उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट है, दैट शुड परसिस्ट. लाइक वी डू द कमिट के बाद ऑब्वियसली दैट जो भी आपका आउटपुट है, रिजल्ट आउटपुट, दैट शुड बी अवेलेबल, शुड बी स्टेबल, परसिस्टेंट इन योर फाइनल आउटपुट, राइट? Okay, so that is the main
पार्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. सो ओनली व्हेन जो आपका आउटपुट रिजल्ट है वो अगर परसिस्टेंट है, ओनली देन आपका जो ट्रांजेक्शन है इट इज कंसिडर्ड ड्यूरेबल, राइट. सो एक बार आपका जो भी ट्रांजेक्शन है इट हैज बीन कमिटेड और सक्सेसफुली डन, सो उसके बाद देयर शुड बी नो डेटा लॉस, राइट. So this was about the main transactions, transaction properties, that is your asset properties. Now if you are wondering कि transaction में हम concurrency कैसे handle करते हैं, so for that as we discussed there are different isolation level, जिसमें जो भी आपका basically lock और there are different isolation level जो database में होते हैं, and whenever a transaction is happening to make sure जो भी अगर concurrent update अगर required है it does not affect that particular transaction or there is no inconsistency happening because of concurrent transaction happening. So these are the like four isolation level that we have in data, that is your read uncommitted, okay, sorry about the typo, then we have a read committed, repeatable read, serializable. So these are the isolation level. इनको हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, that is like because we can go bit too much in detail also. So I'll just give you a bit overall idea of what this is. So firstly जैसे आपका है read uncommitted. So read uncommitted में क्या होता है, this is when you reach uncommitted data. जैसे आपका transaction हो रहा है midway you have data that is uncommitted जो अभी तक हमारे database में store नहीं हुआ है, some sort of temporary data. So उस केस में क्या करते हैं, like it is faster to read, like as it won't wait for commit. So commit से पहले ही we are reading that uncommitted data, and it is useful in some scenario जब आपको कोई instant information required होती है. So let's say transaction one जो भी है उसमें there is some read, we are reading from account A then reading from account B and to and fro there, like within our transaction there are 7 8 steps happening, and middle में we are just doing this read uncommitted data, and it is like faster to check the status of the transaction. But over it is like also called a dirty read because it won't wait for commit to happen, it will just read your data and give you the result whether whether this update has been made or not, whether the data is committed or not, apart regardless of that. Which brings us to the next isolation level, that is your read committed. So इसमें क्या होता है, इस केस में क्या है, ट्रांजेक्शन विल ओनली रीड योर कमिटेड डेटा. सो जब तक आपका डेटा कोई कमिट नहीं हुआ है, लाइक सम चेंज हैज नॉट बीन मेड इनटू योर डेटा और वो एक्चुअली में कमिट नहीं हुआ, तब तक वो transaction will not be read by your system. So this is kind of your safeguard against जो आपका read uncommitted isolation level है, this is a safeguard against that data, right. But इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, there can be non repeating read, like we read data that is old and not correct, right. Let's say there has amount has been deducted from point A but अभी तक वो transaction successful नहीं है, like committed नहीं है, so obviously we are not uh, making any change to, like we are not reading the that current account, जो भी current value है account की वो read नहीं कर रहा है. It is possible कि we are reading the old value. Let's say एक account से there are 5 transaction happening, एक account से we are making payment to 5 people, right. So let's say अभी transaction 1 complete नहीं हुआ है and we are already starting the transaction 2, and उस case में since we are going to be reading only committed data, so we are going to read the old value of that account. So उस case में there can be certain discrepancy that can arise because of that. So we do not want to read any old and not correct data. So there are like pros and cons of each of these isolation level. आप अपने जब भी whenever you are doing a transaction or defining your certain queries, you can also define what type of isolation level you require in your while you are doing certain query building, right. Then we have obviously repeatable read. So this is by default your isolation level जो भी आपके transaction में होता है, right. So इसमें क्या होता है, like within transaction अगर हम कोई भी वैल्यू दोबारा रीड करना चाहते हैं, so it is going to be same value as एक सेम एज द फर्स्ट टाइम जो भी हमने रीड करी थी,
and like it has both the uncommitted data and the committed data within the transaction. But अगर हम कोई भी value read कर रहे हैं, it is always going to be like same as earlier, right? Same as the first time हमने कोई value read करी है, same as that, before the final commit is made, right? And then we have the last one, that is your serializable. So इसमें क्या होता है, this basically uses the concept of locks behind the scene. So basically कोई भी आपका transaction हो रहा है and उसमें there are certain rows that need to be updated. So basically serializable क्या करेगा, it will log those particular rows and no other transaction will be allowed on those rows to happen. Not even read, no read and write will be allowed during that time this lock is applied on that on those set of rows. So जब तक वो transaction complete नहीं हो जाता, it the lock will be there, and only after that transaction is either successful or unsuccessful, उसके बाद ही that lock will be removed from the database rows records. So this is about your serializable isolation level. You can change the isolation level when you are running certain queries, so that is totally dependent upon you. Okay, what type of isolation level you want in your database or you want for a certain queries. So based upon your use case, it is sometimes preferable to use serializable or sometimes preferable to use read committed. So this is dependent on your case. Right. So this is the main thing about the transaction जो discuss करनी थी. Now let's move to next topic जो हमें discuss करना है, that is about your DB normalization. Again, the normalization is pretty big topic. We will cover it in bit succinct, very small overall idea so that you are aware of it कि ये actually में concept होता क्या है normalization का, and you know how to whenever you are building designing your database, so you know like what steps to follow. You can look further upon it on your read, right, and know more about it. But for the scope of this video, we are going to be covering the normalization in a short way. Okay, firstly, so what exactly is normalization? So normalization, it is basically a technique to reduce redundancy in database. So redundancy, what do we mean by redundancy is कि often at times जो भी आपने database design किया है, it has lot of repeatable data, and it is so that is basically because it has not been designed properly, or maybe जो भी like whatever way the data modeler like created the table, it is possible that we have lot of data जिसकी वजह से there's the database का जो size है that is uh, uh, much bigger than what we would have no liked. And so to reduce the data redundancy, we have this concept of normalization in our DB. So जैसे आगे if we just look at this employee data set, you can see that इसमें there is no redundancy. Let's say कि अगर मैंने if you look at the employee table, so let me just show you employee table in a separate query field. So अगर हम employee table को देखते हैं, over here you can see this is specific to employee detail, only employee detail. But let's say हम ऐसा भी कर सकते थे that we add another column over here. यहाँ पे हमने एक और column add किया and over there we are adding the employee की salary as well as department number or the manager details. That can be done, right? But हमने वो क्यों नहीं किया? Because it would have lead to lot of inconsistency or the no redundancy in data. And why is that? Because let's say we are changing the employee ka department, they have moved from department 1 to department 2. In that case we would have updated यहाँ पे हमने let's say we have over here the employee की department. So वो जो department की detail है वो हमें update करनी होती in the employee number. But again we also need to keep the old record at hand कि employee का जो old record है like that employee worked from 1999 to 2000 in the department 1.
सो वो रिकॉर्ड भी हमें चाहिए, एज वेल एज वी नीड दी record 2 that is employee from this time to this time worked in the department 2. So जब भी आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है लेट्स से और सैलरी अपडेट हो रही है, सो इन दैट केस वी वुड नो हैव टू ऐड नो नंबर ऑफ रोज इन दिस पर्टिकुलर टेबल. जैसे अभी यू कैन सी वी हैव जस्ट वन रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय डिटेल, बट अगर डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है अगेन वी विल हैव टू ऐड अनदर रो ओवर हेयर and to update the with the new department. And then again salary change हो रही है, again हमें एक और रो ऐड करनी पड़ती है with the updated salary. So that is not a very good approach to storing the data, but in this database we can see is this has been like properly उन्होंने segregate किया है data को. So we have department separate, ये हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट डिटेल्स है. देन वी हैव द सेपरेट टेबल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय. सो ओवर हेयर वी कैन सी कि इसमें प्रॉपर एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एंड देन वी हैव द फ्रॉम डेट एंड टू डेट, जिसमें लाइक एम्प्लॉय ने किस कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं. सो ऑल दिस डिटेल हैज बीन प्रॉपरली सेग्रीगेटेड सो दैट कि देयर इज लेस चांस ऑफ हैविंग डेटा रिडंडेंसी, right? So this is your normalization. So basically data को ऐसे डिजाइन इसमें में डिजाइन करना so that your there is very so that we reduce the data no, redundancy in your database. And ये also help करता है to create your better schema, right? Data schema create करने के बारे में we'll discuss in our next class, but for now just keep in mind. So this normalization also helps us to create a better data schema, right? So okay, so let's discuss कि जो normalization है उसमें एक्चुअली में उसके क्या फॉर्म्स होते हैं, राइट? तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉर्म और उनको हम बोलते हैं NF, that is normalization form. So we have the level from 1F 2NF 3NF. उसके ऊपर we have the BCNF. Then we next level we have is the 4NF 5NF 6NF, right? So basically 3NF तक it is like generally data is normalized up to the third normalization form. उसके ऊपर like it is generally practically irrelevant no beyond the BCNF and then the 4NF 5 they are like practically they are not very useful, but we'll discuss all of these NF forms. So as you can see on the screen, so these are the different normalization forms that we have in our for our data. And normalization is what a way to reduce redundancy in our database and process to organize or structure your data in our database, right? So mostly we will discuss these three NF forms today. So this is a 1NF 2NF 3NF. बाकी इसके अलावा that BCNF and the beyond they are practically irrelevant, so we are not going to be discussing those today. And in case you are interested, this BCNF is your Boyce Code NF. The full form of it is Boyce Code NF, right? So सबसे पहले हम आते हैं 1NF पे. So 1NF में basically क्या होता है, like it should like इसकी property क्या है, like what 1NF says is that every column should have atomic value. So basically atomicity जो हमने पहले बात करी थी. So as you can see in our table, so जो भी हमारी टेबल है that should have a single unit kind of value, single atomic value, and there should be no multi-valued attribute. ऐसा नहीं है कि we are putting in multiple value in a single type of data in a single column. So जो भी हमारा attribute है it should not be having like multiple values, like we are storing multiple type of data into a single column. So every column should have atomic value. So that is basically about your 1NF में जो होता है, right? Very easy, quick and simple, like. And so that's it, basically like one of the property of our transaction also, like atomicity, right? Then in 2NF, so 2NF में by default all the properties of 1NF are there by default, and 2NF में there is additional like there is additional condition that no non-prime attribute. So that is non-prime as in जो भी आपका primary key है attribute, that is not your primary key. It should not depend on your subset of primary key, right?
तो जो भी जैसे इस एम्प्लॉय डेटा सेट में वी हैव द एम्प्लॉय नंबर। सो एम्प्लॉय नंबर के अलावा जो भी नॉन प्राइम आपके एट्रीब्यूट हैं, so they should not be subset of primary key. They should be having their own independent value. ऐसा नहीं होना चाहिए that is there are just some sort of subset of your primary key, उसी के related कुछ और information है that we could easily get from your primary key, right? And उसके अलावा all non prime attribute जो भी हैं आपके non prime attribute, they should depend on your primary key. So if you notice this is very uh, difference between the जो भी मैंने first condition बोली that is subset and this is your dependency. So these are very two different cases as you can see in over here. So आपकी ये जो employee data set है इसमें this is your primary key, that is your employee number, ये आपकी primary key है. And इसके अलावा we have these columns. So all these columns they are your non prime attribute, right? So पहली कंडीशन क्या थी, दे शुड नॉट जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है दे शुड नॉट बी सबसेट ऑफ योर प्राइमरी की, राइट? एज यू कैन सबसेट ऑफ प्राइमरी की like depend on subset, sorry, they should not depend on subset of primary key. So as you can see here कि यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसके किसी भी सबसेट एज इन लाइक इस केस में वी हैव जस्ट वन प्राइमरी की, बट लेट्स से हमारे पास कंपोजिट की होती एंड देयर आर टू कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट योर प्राइमरी की. सो बाकी के जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो उसके किसी सबसेट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी एबल टू, बट सेकेंड वैल्यू सेकेंड जो केस है 2NF में वो क्या कहता है, जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है दे शुड डिपेंड ऑन कंप्लीट प्राइमरी की. सो एज यू कैन सी हियर जो एम्प्लॉय नंबर है ये जो सारे कॉलम है ऑल दिस कॉलम्स दे डिपेंड ऑन योर कंप्लीट प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर दैट इज. बट अगर हम कोई और कॉलम देखते हैं, कोई और टेबल देखते हैं, लेट्स से आई वांट टू लुक एट योर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय. सो इस टेबल में यू वी कैन सी देयर आर टू प्राइमरी की ओवर हियर. इफ यू सी द टेबल इंफॉर्मेशन यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास टू प्राइमरी की है दैट इज योर एम्प्लॉय नंबर एंड योर department number. So we have composite primary key over here. So इस केस में क्या है, and जो हमारे पास non prime attribute है वो है these two, from date and to date, right? So these from date and to date are your non prime attribute. So this from date and to date they should not be derived. ऐसा ना हो कि ये depend करते हैं सिर्फ एक primary key पे. We have this composite primary key, right? So we have employee number and department number, right? So ऐसा ना हो कि ये जो non prime attribute है they are depending just on employee number, either one of those, or they are depending just on department number. No, they should depend on both of this primary key. जो भी हमारे primary key का set है they should depend on both of them. So अगर हमें मेरे को from date और to date चाहिए किसी particular employee की, so it should depend on both employee number as well as department number to get that particular non prime attribute from date to date. ऐसा ना हो मैं सिर्फ employee number के यूज करके इस वैल्यू को गेट कर सकती हूँ. नो, दैट शुड नॉट बी द केस. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय, ये ही मेजर डिफरेंस है योर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी में जो 2NF की है. सो ये जो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है फ्रॉम डेट टू डेट दे शुड नॉट डिपेंड ऑन जस्ट वन ऑफ दिस कॉलम्स, दे शुड डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दिस कॉलम्स, दैट इज बोथ ऑफ योर प्राइमरी, जो भी प्राइमरी की का आपका कंप्लीट सेट है उस पूरे पे डिपेंड होना चाहिए टू गेट द डेटा, right? I hope that's clear to you. Now let's go to our next one, that is your 3NF. Okay, 3NF में क्या होता है, it has by default all the properties of 1NF 2NF. उसके अलावा there is additional condition that no non-prime attribute, जो भी आपके non-prime attribute है, they should not indirectly depend on primary key. So इसका meaning क्या है, we'll take it by example. So इस केस में जैसे let's say we had another column, यहाँ पे हम another column एक add करें अगर, so let's say we have department name यहाँ पे हमारे पास होता. So this is a column department name and we have the department name as well. So just thinking from no uh, person who is managing this database, from thinking from their perspective, we can easily add department name over here. We just need to
सी द डिपार्टमेंट नंबर और उसके बाद हम डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. बट इफ वी लुक, बट डिपार्टमेंट नेम अगर हमने ऐड किया, सो व्हाट विल हैपन इज, सो योर डिपार्टमेंट नेम इज काइंड ऑफ indirectly dependent on your primary key. So department name is your non-prime attribute and it is independent, indirectly dependent on your department name. We can easily get your department name from this attribute, that is your department number. So department number से हम directly उसको get कर सकते हैं. So this is like nothing, uh, uh, so this is like nothing like कि हम उसको वैल्यू को गेट नहीं कर सकते हैं, और दैट दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टेबल. सो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो सेपरेट दोज टेबल जिसमें देर आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच कैन easily be get from a particular primary key. So it's better to always separate those attributes. So इस केस में we'll drop the department name from here. So इस केस में we do not need to add department name into this table as is जो भी हमारा employee data set है, since इसमें this is already in 3NF form, so that's why we do not see that over here. But for example purpose, we do not need to add any additional columns into our database जो easily हम we can get from your primary key और जो indirectly dependent होते हैं primary key. So we can easily do, let's say हम दो join करके उस data को already किसी और table से लेके आ सकते हैं, then you should not need to add that particular data column into your existing table, right? So this was about your 3NF, right? So this was it about जो normalization and transaction से related मेरे को discuss करना था in today's class. And just to give you a bit more about normalization, कि at times there are possibility कि we cannot make our database always 3NF. So based upon your use case, और let's say आपको कोई query time कम करना है और read और write operation का latency decrease करनी है. So based upon your use case, there are no cases when you can make your data table 2NF instead of 3NF. So it is always better to understand कि किस सिनेरियो में आपको कौन से टाइप का database design will suit you better. So it is not, because practically it is always not possible to follow all these forms and everything to the point. So always look at it from a practical point of view, जिस वे में आपका database will be most efficient, right? अगर थोड़ी बहुत डेटा रिडंडेंसी हो रही है हमारे डेटाबेस में, बट इट इज मेकिंग योर क्वेरी टाइम मच फास्टर, सो ऑब्वियसली we can go for that particular redundancy, and we can basically the end scenario should be user experience should be better. And we so based upon your use case or based upon from practical point of view जो भी आपका scenario है उसके basis पे you can design your database. And there can be certain no compromise happening because of no because of more efficiency in certain other areas, right? So this was it about the transaction and normalization जो discuss करने हैं. In next class we will discuss about basics of some data modeling and the data schema. And I hope to see you all there, and keep upskilling, keep learning. If you have any queries, any questions to us, and feel free to connect with us on social media and follow our channel. And I'll see you all in next class. Happy learning. Thank you and bye.